सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के युद्ध पोत को ईरान डुबो दे। 1.5 महीना और लड़ाई चलेगी तो इसके तो बहुत ही कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट होंगे पूरी दुनिया पे ही। ईरान लड़ रहा है, क्यों? उसके आगे ऐसी शर्तें रखी गई हैं जो कि बिल्कुल मान्य नहीं है। या तो ईरान का एग्जिस्टेंस क्राइसिस में आ रहा है या इसराइल का आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या वो उनको दुनिया में रहने का हक नहीं है? अल्लाह क्या तुमको ही पैदा करता है, बाकी सारे ऊपर पीठ पे लगे होते हैं, चाहे इजरायली हो, चाहे हिंदुस्तान हिंदू हो, चाहे सरदार हो, कुछ भी हो, वो आसमान पे निकल के आते हैं। पंजाबी में कहावत है, जितों को कोले हारों को सुहा। सुहा मैंने राख। जो जीत गया वो उसके पल्ले कोयले पड़ जाते हैं, जो हार गया उसके पल्ले राख पड़ जाती नमस्कार माता जी। है। नमस्कार जी। कैसे हो माता जी आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। काफी दिनों के बाद आपके साथ वीडियो हम बना रहे हैं। आपने ट्रांजिट के ऊपर काफी स्टडी करा था और आप ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे थे। अब हमारा नया साल भी शुरू हो चुका है जो वैदिक न्यू ईयर है। तो ट्रांजिट के बारे में आप और क्या शेयर करना चाहते हैं कि अब क्या चेंजेस हैं या क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये जो कंजक्शन होती हैं सैटर्न के साथ राहु की या मंगल की, तो ये आमतौर पे होती वो हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर तब क्यों नहीं होता ये सब कुछ जो आज हो रहा है? अभी सैटर्न और पाइसेस में बैठा है, मगर राहु के साथ मंगल का कंजक्शन जैसा कि मैंने बताया था 2 अप्रैल तक चलेगा। और वो सैटर्न जो राहु है वो भी राहु के नक्षत्र में, मंगल भी राहु के नक्षत्र में, उसके साथ मरकरी है वो भी राहु के नक्षत्र में। तो ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो कंटिन्यू रहेंगी, ये आप मतलब समझाना चाह रहे हैं? जी हाँ, और सैटर्न जो है उसके साथ सन आ गया है और दोनों सैटर्न के नक्षत्र में है। सैटर्न सैटर्न के नक्षत्र में, तो सन भी सैटर्न के नक्षत्र में, क्योंकि उसी राशि में आके बैठा हुआ। ठीक? अब राहु, मार्स और मरकरी, जब तक ये राहु मंगल से सेपरेट नहीं होगा और जुपिटर के नक्षत्र में नहीं जाएगा, तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। जुपिटर के नक्षत्र में जाने पे कुछ हद तक, थोड़ी हद तक शांति होने की संभावना दिख रही है। तो ये डेट कब है? जैसे कि आपने पिछली बार बताया था, जो हमने न्यू ईयर की वीडियो डाली थी, हमारा जो वैदिक न्यू ईयर है, उसमें आपने बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी जून तक तो ऐसे ही चलेंगे अगर हम ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जून 2 को जुपिटर एक्सॉल्ट होगा, तब थोड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तो अब हम इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या जून के बाद ही रिलीफ होगा या तब उसके बाद भी और ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें? 20 मार्च को मंगल जो है राहु का नक्षत्र छोड़ देगा और जुपिटर के नक्षत्र में आ जाएगा। 20 मार्च? 20 मार्च तो हमारी आ ही गई अब। जी हाँ, और ये रहेगा उसी राशि में। तो मगर ये जो राहु का नक्षत्र छोड़ देगा। हम नक्षत्रों को कोई इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपने घरों को तो काम करता ही करता है, मगर जिस नक्षत्र में होता है उसका काम जरूर करता है। बिल्कुल, ये केपी एस्ट्रोलॉजी का एक रूल है कि हमारा जो भी प्लैनेट है, जैसे हम राहु केतु को देखते हैं किसी राशि में बैठ के उस राशि लॉर्ड का काम कर रहे हैं, उन हाउसेस का काम कर रहे हैं, ऐसे करीब-करीब हर प्लैनेट, करीब-करीब क्या सारे ही प्लैनेट जो हैं, अपना जो नक्षत्र है, जो उसका सब लॉर्ड है या नक्षत्र लॉर्ड है, उनका काम करते हैं। हाँ, और ये 2 अप्रैल को मीन राशि में आ जाएंगे मंगल, और ये सैटर्न की तरफ बढ़ेंगे और 6 तारीख को राशि चेंज कर लेगा। 2 अप्रैल को तो नक्षत्र चेंज करेगा और 6 अप्रैल को राशि चेंज कर लेगा। तो क्या 6 अप्रैल के बाद थोड़ी शांति होगी? नहीं, 6 अप्रैल को सैटर्न के पास जाएगा और सैटर्न के ही नक्षत्र में चला जाएगा। तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। जी हाँ, उस टाइम जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के युद्ध पोत को ईरान डुबो दे। उसके लिए तो एक काम होगा, मगर इससे बहुत बुरी बर्बादी हो जाएगी। ऑलरेडी वॉर काफ़ी एस्केलेट हो चुकी है। ईरान जो है बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है यूएस शिप्स को और आज ये एक यूएस ने भी ईरान के शिप को टारगेट करके उड़ा दिया जो शायद से ट्रेड पो के लिए था। मगर ये प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया देख रही है। इवन इंडिया में भी एलपीजी की शॉर्टेज, गैस की शॉर्टेज ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ये प्रॉब्लमें भी और बढ़ेंगी। कब हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अप्रैल में तो आपने बताया कि रिलीफ पॉसिबल नहीं है तो कब? 11 मई 2026 को थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, तो उसका मतलब क्या है कि मार्स जो है वो आगे निकल जाएगा और ये अपनी एरीज़ राशि में आ जाएगा और कंफर्टेबल रहेगा। तो इस टाइम पे हो सकता है कि वॉर थोड़ी शांत हो जाए। हाँ, कुछ बातें करने की संभावना बढ़ेगी, बहुत बर्बादी होने के बाद।
मगर अगर बर्बादी नहीं होगी, तो बात भी नहीं करेंगे। और जो टाइम पीरियड आप बता रहे हैं 11 मई का, उसमें तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। अभी करीब-करीब 2 महीने हैं। कम से कम भी हम मान के चलें तो 40-50 दिन तो अभी इस टाइम पीरियड को है। तो तब तक क्या ऐसी ही सिचुएशन रहेगी? क्या वॉर और एस्केलेट होते रहेगी, बढ़ते रहेगी? 22 जून 2025 को भी इज़राइल ने और अमेरिका ने इसके ईरान के ऊपर अटैक करा था। उनके कोई न्यूक्लियर प्लांट थे फ़ोर्दो वाले, तो उनके ऊपर अटैक करा था। 10-12 दिन के बाद लड़ाई बंद हो गई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले राहु के कॉन्टैक्ट में मंगल रहेगा काफ़ी देर अंगारक योग बना के, और फिर सैटर्न के कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आएगी। 22 जून 2025 को केतु और मंगल का नक्षत्र पास-पास में थे, और कुछ दिनों बाद केतु जब पीछे चला गया, मंगल उसके आगे निकल गया, तो ये लड़ाई 10-12 दिन के बाद खत्म हो गई। अगले घर बिल्कुल खाली थे, इसलिए वो कुछ ऐसा हो नहीं पाया। तो वो बात खत्म हो गई, मगर अब जो कंजंक्शन वो बन रहे हैं, वो बहुत मारक है। मगर अगर हम देख रहे हैं कि मारक है, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों और एस्केलेट क्यों? मतलब हमारा कहीं तो जाके इसका एंड होगा। क्योंकि ईरान कब तक लड़ लेगा? ईरान जो है उसकी लड़ने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जितनी यूएसए की है। क्या मई के बाद या 11 मई या 4 जून, 2 जून उसके बाद क्या शांति होगी? ईरान लड़ रहा है, क्यों? उसके आगे ऐसी शर्तें रखी गई हैं, जो कि बिल्कुल मान्य नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाएँगे, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बनाएँगे, आप ये युद्ध वगैरह के लिए मिसाइलें नहीं बनाएँगे, ड्रोन इतनी स्पीड के नहीं बनाएँगे, तो कोई भी कंट्री इन बातों को नहीं मान सकता, अमेरिका हो चाहे कोई भी किसी की शर्त रखता हो। यूएसए की आदत रही है, वो हमेशा हर कंट्री को हैंडीकैप करता है। इंडिया को भी करने की कोशिश करी थी, जापान को भी कर रहा था। हर एक को इस तरीके से हैंडीकैप करता है। मगर सॉल्यूशन क्या है? एंड में सॉल्यूशन क्या निकलेगा? जब आप उसकी रेजिस्टेंस पे खतरा हो जाते हैं कि आपके हाथ-पाँव बाँध के यूएसए की मर्ज़ी पर छोड़ दिया जाए, तो क्या कोई भी देश इसको स्वीकार करेगा? तो एंड क्या है? क्योंकि अगर यूएसए भी नहीं मानेगा, ईरान भी नहीं मानेगा, तो यूएसए क्या ईरान को और खत्म करेगा? क्या उनका रेजीम चेंज करवाएगा? क्या सॉल्यूशन क्या और निकलेगा? ईरान की ये गलती है, उसने अपने संविधान में कहा है कि हम इज़राइल को मान्यता नहीं देते, और इज़राइल को ख़त्म होना चाहिए। वो अपनी एक्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी एक्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। आप खुद ही सोचो, कौन कौन मानेगा पहले? एंड में तो ईरान को मानना ही पड़ेगा क्योंकि बर्बादी के कारण मानना पड़ेगा ना। यूएसए तो लड़ता रहेगा, उसके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं कि वो लड़ पाए। ईरान के पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है कि वो लगातार लड़ पाए। तो कहीं न कहीं उनको मानना पड़ेगा। पर अगर 1.5 महीना और लड़ाई चलती है, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि वाएबल है। 1.5 महीना लड़ाई चलने का मतलब है कि वहाँ पे कितनी और डिस्ट्रक्शन होगी। हमने ऑलरेडी मुश्किल से 15, 20, 30 दिन के अंदर इतनी डिस्ट्रक्शन देखी है। अगर 1.5 महीना और लड़ाई चलेगी, तो इसके तो बहुत ही कैटास्ट्रोफ़िक रिज़ल्ट होंगे पूरी दुनिया पे ही। बिल्कुल होंगे, और यही चीज़ें रिसेशन लाएगी आगे। तेल बहुत महँगा हो जाएगा, और उसके साथ ही हर चीज़ का ऊपर फ़र्क पड़ेगा प्राइस का, और जो आम पब्लिक है उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जो ट्रिलियन डॉलर का खर्चा है, वो भी पड़ रहा है अमेरिका पे, और अमेरिका का अपना कर्ज बहुत है। तो उनको समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ निकलें। जब तक कि उनके लोग, अमेरिका के लोग, यूएसए के लोग खुद प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि हम ये क्यों लड़ाई लड़ें। हो सकता है यही कारण बने, हो सकता है ये कारण बन जाए कि लोग वहाँ के इतना रिवोल्ट करने लग जाए कि हमें लड़ाई नहीं करनी। लोगों के कारण ही होता है। ये ईरान में भी इससे पहले जो पारसी समुदाय रहता था, उनकी इज़राइल के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब से 79 से इस्लामी राज्य बना है, तब से उसको इज़राइल से भी प्रॉब्लम है, यूएसए से भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्या वो उनको दुनिया में रहने का हक नहीं है? अल्लाह क्या तुमको ही पैदा करता है, बाकी सारे ऊपर पीठ पे लगे होते हैं, चाहे इज़राइली हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सरदार हो, कुछ भी हो, वो आसमान पे निकल के आते हैं। चलिए हम उसमें नहीं जाते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि लड़ाई बंद हो गई। सपोज़ करिए 11 मई के बाद थोड़ी शांति हो जाती है, जून में भी शांति रहती है। क्या ये शांति कंटिन्यू होगी? जैसे आपने बताया कि लड़ाई जो थी, जब जून में हुआ, ईरान पे के ऊपर बॉम्ब गिराए गए हैं, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करी, वो वॉर रुक गई। क्या शांति लंबे समय के लिए दिख रही है आपको सिमिलरली? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये शांति फिर डिस्टर्ब होगी, जब केतु और मंगल फिर इकट्ठे हो जाएँगे। ये नवंबर के आस-पास होगा।
तब मार्केट वगैरह के जो काम करते हैं उनको भी केयरफुल रहना चाहिए। वो काफ़ी बुरी तरह मार्केट गिरेगी। यानी कि जून से लेके नवंबर तक चांसेस हैं कि थोड़ा-सा काम डाउन हो जाए, सिर्फ बातचीत होने की संभावना। बातचीत होना शुरू हो जी जाए। हाँ, वो इतनी बर्बादी होने के बाद तो दोनों थक जाएँगे लड़ते-लड़ते, तो टेबल पे आके बैठने की कोशिश करेंगे। मगर वो टॉक्स कहीं नहीं पहुँचेगी तो नवंबर-दिसंबर के आसपास फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो अगर जाएँगी। यूएसए की ऐसी शर्तें होंगी कि तुम ईरान के हाथ-पाँव बाँध के हमें अपने दर पे डालना है और ईरान कहे हमें इज़राइल को दुनिया में ही नहीं देखना, बिल्कुल इसकी एक्जिस्टेंस ही नहीं चाहिए, तो ये कहाँ चलेगा? फिर कहाँ चलेगी ये युद्ध? इस टाइम पे तो सारे ही एक-दूसरे के एक्जिस्टेंस पे आ रहे हैं। या तो ईरान का एक्जिस्टेंस क्राइसिस में आ रहा है या इज़राइल का आ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। ज़्यादा चांसेस तो यही है कि अगर इज़राइल को इतना सपोर्ट कर रहा है यूएसए, तो कहीं न कहीं ईरान को झुकना पड़ेगा, या तो उन्हें रेज़ीम चेंज करना पड़ेगा या उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी, जो कि पूरी तरीके से फ़ेयर नहीं है। मगर जो भी है, अगर हमारी लड़ाई फिर से शुरू होती है, नवंबर-दिसंबर में फिर से शुरू हो जाती है, तो ये और ज़्यादा बड़ी लड़ाई दिख रही है आपको। ये नो जो मई के बाद थोड़ी बहुत शांति होगी, वो कोई पक्की शांति नहीं है, बीच-बीच में ऐसे ही चलता रहेगा और ईरान इतनी डिस्ट्रक्शन कर देगा कि हम तो मरेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इस मोड़ पे वो काम कर रहा है। मई-जून के बाद भी छोटे-मोटे skirmish हो सकते हैं, पर जो एक्चुअल फिर से लड़ाई रिज़्यूम होनी है या बड़ी लड़ाई होनी है, वो नवंबर-दिसंबर के आसपास फिर होगी। वो अक्टूबर-नवंबर में जब मंगल केतु का कंजंक्शन होगा और जुपिटर भी साथ में आ जाएगा। वो 5 नंबर की राशि में लियो में होगा और तीनों ही केतु के नक्षत्र में होंगे। कब तक ये अब लड़ाई जो है अब ये शुरू होगी, क्या ये तब तक चलेगी जब तक सैटर्न रोहिणी में नहीं आता? लगातार ही डिस्ट्रक्शन चलते रहेगी? सैटर्न रोनी में तो 5 साल बाद आएगा तो क्योंकि क्या पहले तब तक ही पहले लड़ाई पहले चलेगी? तो एरीज़ में आएगा। क्या तब तक लड़ाई लगातार ही चलेगी या नहीं, बीच-बीच में पॉज़ होगी? इतना नहीं लड़ाई चलेगी मगर ये एक बेस बना देगी आगे के लिए वर्ल्ड वार के लिए। ये एक बेस बन जाएगा कि ईरान को इतना क्यों मारा? इज़राइल को ईरान ने क्यों मारा? आप कह रहे हैं जिस तरीके से जर्मनी का हुआ था कि जर्मनी को इतना ज़्यादा डिमीन कर दिया गया, इतने ज़्यादा उनके हार्श ट्रीटी कर दी गई, इतना उनको कर दिया गया कि लोगों ने फिर से एक रिवोल्ट करा। फिर से एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर आया और सारे लोगों ने फिर से मिलके लड़ाई शुरू करी। इस तरीके से अभी एक बेस बन रहा है ये बेस बन रहा है आगे की वार के लिए। जो और 30 जो असली वॉर है वो अभी आगे होनी है। 2030-31 में जो आना है उसके लिए अभी बेस बन रहा है। 2029-30 के आसपास जब सैटर्न रोहिणी में आएगा, तब के लिए ये जो बेस तैयार हो रहा है, कौन किसका एलाय है, किसके साथ गलत हुआ, ये सारी चीज़ें अभी के लिए तैयार हो तब रही हैं। जो जो कंजक्शन होगा रोनी में कई प्लैनेटों का, तब वो बताएँगे कि आगे क्या होना है। मगर वो डिस्ट्रक्शन जो होगी, वो अभी की डिस्ट्रक्शन से काफ़ी ज़्यादा बुरी होगी। बहुत ज़्यादा होगी और परमाणु युद्ध ना हो, ये आप सब दुआ करें, हम भी दुआ करें कि हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे ऊपर और वाला। जो अभी लड़ाई हो रही है, उससे वर्स्ट लड़ाई आपको दिख रही है नवंबर में। जी हाँ, यानी कि अभी जो मगर लड़ाई वो जल्दी खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही थके हुए होंगे और केतु और मंगल जल्दी एक-दूसरे से सेपरेट हो जाएँगे। इसलिए वो इतनी लंबी नहीं चलेगी कि पहले राहु के साथ होगा, फिर सैटर्न के साथ, ऐसा 2-2 डबल टाइम नहीं होगा उसके पास। लंबी नहीं होगी, डेवास्टेटिंग हो सकती है, पर उतना ज़्यादा लंबी खींचेगी नहीं वो लड़ाई। हुँ। और सैटर्न और मार्स एक-दूसरे को आमने-सामने से देखेंगे, जब केतु को छोड़ देगा, 5 नंबर की राशि लियो को छोड़ देगा मंगल, तो वो 6 नंबर की राशि में आके सीधा सैटर्न को देखेगा। जो चीज़ें आप बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि यूएसए ही इसमें विक्टोरियस इमर्ज होगा। वो विक्ट्री नहीं होगी, इतनी बर्बादी के बाद जो आएगी, तो उसका उस विक्ट्री को कुछ सेलिब्रेट करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। वॉर तो दोनों को ही इम्पैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा। कोई भी इन्वॉल्व होता है वॉर में, दोनों पार्टी का ही नुकसान होता है। मगर इसके अंदर अल्टीमेटली लग ये रहा है कि या तो ईरान की रेजीम चेंज होगी या वो शर्तें मानेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आगे जाके फिर से प्रॉब्लम देगा। डिपेंड करता है, मगर अगर इतनी बर्बादी के बाद हो, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीते ये पंजाबी में कहावत है, "जित्तों को कोले, हारों को स्वाह।" स्वाह माने राख। जो जीत गया वो उसके पल्ले कोयले पड़ जाते हैं, जो हार गया उसके पल्ले राख पड़ जाती है। दोनों का ही नुकसान है। दोनों का इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है और ह्यूमैनिटी का कितना होगा, कितना तेल बर्बाद होगा, कितनी धरती का बेड़ा गर्क होगा, कितना पॉल्यूशन होगा, उसकी तो कोई अंत ही नहीं है। चलिए माता जी, इसके अलावा आप हमें और कुछ बताना चाहें? आपने हमें इस साल का पूरा ही एक ओवरव्यू दिया है, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कि क्या-क्या हो सकता है, डेट के साथ आपने हमें समझाया है।
इसके अलावा और कोई चीज़ आप हमें बताना चाहें ट्रांज़िट के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहें? कुछ विद्वान लोग कहेंगे कि आगे को कोई सैटर्न राहु का नक्षत्र आगे भी आता रहा है, क्या हो गया? पहले नहीं हुआ, अब क्यों हुआ है? राहु के नक्षत्र में 18 साल बाद आता है, शतभिषा में। जब 2000 कोरोना आया था तब भी राहु अपने नक्षत्र में था, राहु के ही नक्षत्र में था। मगर राशि ये वाली नहीं थी, राशि डिफरेंट थी उसकी 2020 में। जब 2001 में 9/11 हुआ था, तब सैटर्न आया हुआ था। शतभिषा नक्षत्र नहीं, में। मून के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में। तब हमारे पे इम्पैक्ट क्या हुआ था कि 13 दिसंबर 2001 को हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। जब ये अटैक हुआ था तब भी सैटर्न वहीं था, तो हमने अपनी फ़ौजें भेजी साल भर तक वहाँ रही और हमको यूएसए ने कहा कि तुम कुछ मत रिएक्ट करना, मैं हूँ यहाँ अफ़गानिस्तान में, मैं देख लूँगा। तो ये हिस्ट्री बार-बार रिपीट होते रही है। ये हिस्ट्री हर 30 साल के बाद जब भी ऐसे कंजंक्शन बनते हैं तो ज़रूर रिपीट होती है। किस राशि में बन रहे हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। डिपेंड करता है किस राशि में बनते हैं, किस नक्षत्र में हैं और कितने प्लैनेट हैं। तो इस बारी भी काफ़ी उथल-पुथल होने की उम्मीद है। 2030-31 तक कुछ माहौल ऐसा ही रहेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज़ होते जी रहेंगे। हाँ, जो लोग शेयर मार्केट में कर जाते हैं उनको शेयर मार्केट से अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए भी जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदनी है उनको रुकना चाहिए ताकि जब थोड़ी सस्ती हो जाए तब प्रॉपर्टी को खरीदने की सोचें। जो लोग वेट कर सकते हैं 4-5 साल का इंतज़ार कर सकते हैं, उन्हें वेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे भी प्रॉपर्टी के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि वैसे भी रुकना समझदारी होगी। लड़ाई के मैदान में प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे ही आते हैं। इस टाइम पे तो गोल्ड और ऑयल ही बढ़ेगा। गोल्ड का भी चांसेस कई बारी उथल-पुथल रहती है। कभी ऊपर, कभी नीचे ऑयल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ख़ास करके अगर ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का होता है। बिल्कुल, वहाँ के अगर रिफाइनरीज़ को हिट करेगा ईरान, तो बहुत सारा तेल रुक जाता है। फिर आने-जाने के रास्तों को ब्लॉक कर रहा है, तो नेचुरल है कि ऑयल तो बढ़ना ही बढ़ना है। अभी तो एलएनजी की भी एक सप्लाई पे अटैक कर रहा है, जिसमें इज़राइल, ईरान दोनों का ही हाथ बता रहे हैं। जिससे पूरी दुनिया की कह रहे हैं कि 10-15% जो है सप्लाई पे असर पड़ेगा और कंपनी जो है उन्होंने कहा है कि हमें 5 साल तक लग सकते हैं रिपेयर करने में। यानी कि 5 साल तक डिसरप्टेड रहेगी और प्रॉब्लम रहेगी इसमें। तो इसमें तो हर एक का ही नुकसान है, जनता का भी नुकसान है, देशों का भी नुकसान है, सबका ही नुकसान है। बिल्कुल, सही बात है आपकी बात। तो माता जी इस एपिसोड के लिए इतना ही। हम यहाँ पे इस एपिसोड को एंड करते हैं। आगे हम और भी ट्रांज़िट के बारे में अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो आपसे ज़रूर पूछेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही माता जी, धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।